कभी मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये उन करोड़ों लोगों की सिसकियां और उम्मीदें हैं जो आज भी भूखे पेट सोते हैं। जब मैं आर्टिकल 38 या 39 पढ़ती हूँ तो मुझे एग्जाम का सिलेबस नहीं दिखता। मुझे वो मजदूर दिखता है जो दिन भर ईटेट होता है। मुझे वो बच्चा दिखता है जिसे स्कूल जाना चाहिए था लेकिन वो चाय की दुकान पर बर्तन धो रहा है। क्या क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने जो सपना देखा था वो सिर्फ पन्नों में ही रह गया है, या वाकई में एक ऐसा कल्याणकारी राज्य संभव है जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई खत्म हो जाए? आराध्या, तुमने आज वो बात कह दी जो एक सिविल सर्वेंट के दिल में होनी चाहिए। दर्द महसूस करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। तुम सही कह रही हो, ये सिर्फ किताब नहीं है। भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी हमारे संविधान की आत्मा है, जैसा कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये वो चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करता है, लेकिन इसका मूल्य कभी कम नहीं होता। आज की ये क्लास सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। आज हम उस भारत को जानेंगे जिसे गांधी जी ने अपनी प्रार्थनाओं में और अंबेडकर जी ने अपने तर्कों में बुना था। और वादा है मेरा, इस क्लास के खत्म होने तक तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वो लाचारी के नहीं, गर्व के होंगे। लेकिन आराध्या, भावुकता के साथ साथ हमें रणनीति भी चाहिए, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठकर ही तुम इन आंसुओं को पोंछ पाओगी। और उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता इन आर्टिकल्स यानी 36 से 51 से होकर गुजरता है। तुम्हें पता है, यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में सीधा सवाल था कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है। जवाब यही डीपीएसटी था। आरपीएससी आरएएस 2018 और 2021 दोनों में यहां से सीधे आर्टिकल पूछे गए। जी सर, मैंने देखा है। यहाँ तक कि आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी सीजीएल 2022 और रेलवे एनटीपीसी में भी आर्टिकल्स के सीधे मिलान वाले प्रश्न आए थे। मतलब ये चैप्टर स्कोरिंग है? स्कोरिंग नहीं, ये गेम चेंजर है। अगर किसी ने संविधान का ये हिस्सा छोड़ दिया तो समझो उसने अपनी वर्दी या अपनी पोस्ट को खुद से दूर कर दिया। और आज हम इसे ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम कोई मूवी देख रहे हों। और जो भी स्टूडेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो, क्योंकि मान एजुकेशन के इतिहास की ये सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी आपको कहानियों की तरह याद हो जाए तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा लो। ये कोई आम क्लास नहीं है, ये आपके सिलेक्शन का वो मिसिंग पीस है जिसे आप ढूंढ रहे थे। आराध्या, मुझे एक बात बताओ, तुम अक्सर वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ती हो? हाँ सर, और मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब स्टूडेंट्स क्लास तो पूरी देखते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन एक लाइक या छोटा सा कमेंट नहीं करते। दोस्तों, सर हमारे लिए रात रात भर जागकर कंटेंट बनाते हैं। आपका एक कमेंट हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाइएगा। बहुत खूब। चलो अब शुरू करते हैं भारत के नवनिर्माण की कहानी। आराध्या, मान लो तुम्हें घर बनाना है। फंडामेंटल राइट्स उस घर की नींव है जो तुम्हें अभी मिल चुकी है, लेकिन डीपीएसपी उस घर का नक्शा है कि भविष्य में ये घर कैसा दिखना चाहिए। संविधान के भाग 4 यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। अच्छा बताओ, हमने ये विचार किस देश से उधार लिया? सर, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आयरलैंड ने इसे स्पेन से कॉपी किया था। ये प्रश्न यूपीपीएससी प्री 2017 और आरपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, शाबाश। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? ये एसएससी सीएचएसएल 2020 का प्रश्न है। उन्होंने इसे संविधान की अनोखी विशेषता यानी नॉवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। परफेक्ट। अब आते हैं पहले आर्टिकल पर। आर्टिकल 36 बहुत सीधा है। ये कहता है कि इस भाग के लिए राज्य यानी स्टेट का वही अर्थ है जो भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 में दिया गया है। मतलब वही केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और अन्य प्राधिकरण यानी लोकल अथॉरिटीज। बिल्कुल सही। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे और शब्द आएगा राज्य ये करेगा, तो इसका मतलब है भारत सरकार, राजस्थान सरकार, जयपुर नगर निगम या यहाँ तक कि बिजली बोर्ड भी, ये सब राज्य है। सिंपल मीनिंग, स्टेट इक्वल्स टू सेम एज आर्टिकल 12। कीवर्ड डेफिनेशन यानी परिभाषा। ट्रैप। अक्सर छात्र सोचते हैं कि डीपीएसपी के लिए राज्य की परिभाषा अलग होगी, लेकिन ये 100% सेम है। अब सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, जहां से आरपीएससी एसआई 2021 में प्रश्न आया था। अब आता है इस पूरी कहानी का विलेन और हीरो दोनों, आर्टिकल 37। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि तुम्हारी रामदीन काका वाली समस्या की जड़ यही है। ये आर्टिकल दो बातें साफ साफ कहता है।
ये प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब अगर सरकार इन्हें पूरा न करे तो तुम कोर्ट जाकर, जैसे हम अभी यहाँ बैठे हैं, जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकती। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये तत्व देश के शासन में मूलभूत यानी फंडामेंटल इन गवर्नेंस है और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वही तो सर, अगर कोर्ट इसे लागू नहीं कर सकता तो ये तो दंतहीन बाघ हुआ ना। केटी शाह ने इसे कहा था एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की मर्जी पर है, यानी अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल ओनली व्हेन रिसोर्सेज परमिट। शाबाश, तो है केटी शाह का कोट याद है। लेकिन टीटी कृष्णमाचारी ने इसे भावनाओं का कूड़ेदान यानी वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स कहा था। पर रुको, सिक्के का दूसरा पहलू देखो। आर्टिकल 37 सरकार के हाथ नहीं बांधता, बल्कि उसकी अंतरात्मा यानी कॉन्शियंस को जगाता है। सरकार कोर्ट से बच सकती है, लेकिन इलेक्टोरेट से नहीं। हर 5 साल बाद उन्हें जवाब देना पड़ता है। इसलिए ये लीगल फोर्स नहीं, बल्कि मॉरल और पॉलिटिकल फोर्स रखता है। अच्छा, मतलब कोर्ट डंडा नहीं मार सकता, लेकिन जनता वोट की चोट से डंडा मार सकती है अगर डीपीएसपी का पालन ना हो। बिल्कुल सटीक। कीवर्ड्स याद रखना: नॉन जस्टिसिएबल, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ड्यूटी ऑफ स्टेट। एक लाइन में बोलें तो कोर्ट में केस नहीं कर सकते, पर सरकार को काम करना ही पड़ेगा। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं, देखते हैं तुम्हारा बेस कितना मजबूत हुआ। प्रश्न 1, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है? ए आर्टिकल 36, बी आर्टिकल 37, सी आर्टिकल 38, डी आर्टिकल 32। सर, ऑप्शन बी आर्टिकल 37, क्योंकि 36 में तो परिभाषा है। गुड। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसने डीपीएसपी को एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा कहा था? ए बी आर अम्बेडकर, बी के एम मुंशी, सी केटी शाह, डी ग्रेनविल ऑस्टिन। सर, अभी हमने डिस्कस किया ऑप्शन सी केटी शाह। संविधान में इनका कोई औपचारिक वर्गीकरण यानी फॉर्मल क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम अपनी समझ और एग्जाम के लिए इन्हें 3 भागों में बांटते हैं। समाजवादी, जो समानता और समाजवाद की बात करते हैं। गांधीवादी, जो बापू के सपनों यानी ग्राम स्वराज, नशा मुक्ति पर आधारित है। और उदार बौद्धिक, जो आधुनिकता और पश्चिमी विचारों पर है। अब हम एक एक करके इनकी गहराइयों में उतरेंगे। तैयार हो? बिल्कुल सर, पिक्चर अभी बाकी है। अब हम आते हैं उस आर्टिकल पर जो भारत को एक वेलफेयर स्टेट घोषित करता है। ये डीपीएसपी का उद्देश्य है। आर्टिकल 38 के 2 हिस्से हैं। 38(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में शामिल हो। 38(2) इसे 44th अमेंडमेंट 1978 से जोड़ा गया था। राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। सर, ये तो प्रियम्बल जैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन। प्रस्तावना में जो न्याय का वादा है उसे हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी आर्टिकल 38 की है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, भारत सरकार की मनरेगा योजना या आयुष्मान भारत। ये सब क्यों है? ताकि आर्थिक असमानता कम हो और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले। ये आर्टिकल 38 का ही प्रैक्टिकल रूप है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आर्टिकल 38 अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरने वाला पुल है? 100%। कीवर्ड्स याद रखना: वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इनइक्वालिटीज, असमानताएं, जस्टिस, न्याय। निमोनिक 38 का 3 और 8 देखो। अगर 8 को बीच से काट दो तो 2 बराबर गोले बनते हैं, 0 और 0, मतलब इक्वालिटी लाने की कोशिश। एक सवाल हो जाए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38(2) को जोड़ा गया जो आय की असमानता को कम करने की बात करता है? ए 42nd अमेंडमेंट 1976, बी 44th अमेंडमेंट 1978, सी 86th अमेंडमेंट 2002, डी 97th अमेंडमेंट 2011। सर, आपने बताया था जनता पार्टी सरकार के समय हुआ था ये। ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट 1978। एक्सेलेंट। अब रुको, यहां तक हमने 36, 37, 38 कवर कर लिए। अब वक्त है एग्जाम पैटर्न स्विच का। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम अलग अलग आयोगों के दिमाग में घुसेंगे। चाय की चुस्की के साथ अब हम उस आर्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं जो समाजवाद का असली चेहरा है। ये आर्टिकल इतना बड़ा और विस्तृत है कि इसे डीपीएसपी की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। आर्टिकल 39 कोई एक लाइन नहीं है, ये 6 वादों का एक बंडल है, ए से लेकर एफ तक। इसे याद रखने के लिए हम एक छोटी सी कहानी बनाएंगे। कल्पना करो एक परिवार की। 39A, जीविका के पर्याप्त साधन, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड। सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए?
रोटी कमाने का जरिया, ये सभी नागरिकों पुरुष और महिला समान रूप से के लिए है। कीवर्ड याद रखो, लाइवलीहुड यानी जीविका। 39B भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। जब कमाई होने लगी तो संसाधन जैसे जमीन, कोयला, स्पेक्ट्रम ये किसी एक की तिजोरी में बनना हो, बल्कि सबका भला हो। कीवर्ड याद रखो, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन यानी संसाधन वितरण। 39C धन के संकेंद्रण पर रोक, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। संसाधन बढ़ गए, लेकिन ऐसा ना हो कि सारा पैसा अंबानी अडानी, सिर्फ उदाहरण के लिए, के पास ही जमा हो जाए। आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि धन एक जगह इकट्ठा ना हो। कीवर्ड याद रखो, नो कॉन्सेंट्रेशन यानी संकेंद्रण नहीं। सर एक मिनट, 39B और 39C तो बहुत पावरफुल हैं। क्या ये वही आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14-19 पर भी भारी पड़ते हैं? ब्रिलियंट, तुमने आर्टिकल 31C का रेफरेंस पकड़ लिया, बिल्कुल सही। 25th अमेंडमेंट 1971 के बाद से अगर सरकार आर्टिकल 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी या 19 फ्रीडम का उल्लंघन करता है। समाज का भला, कम्युनिटी गुड, व्यक्ति के भले, इंडिविजुअल राइट से ऊपर है। समझ गई, आगे बढ़े। 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। चाहे पुरुष हो या महिला, अगर काम एक जैसा है तो सैलरी भी एक जैसी होगी। कीवर्ड इक्वल पे यानी समान वेतन। 39E प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स यानी कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। मजदूरों की मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए, बच्चों से उनकी उम्र के खिलाफ काम ना कराया जाए। कीवर्ड याद रखना, हेल्थ ऑफ वर्कर्स यानी श्रमिकों का स्वास्थ्य। 39F अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर, बच्चों को गरिमामय वातावरण मिले। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा बदला गया था ताकि बच्चों को शोषण से बचाया जा सके। कीवर्ड याद रखना, चिल्ड्रन डेवलपमेंट यानी बाल विकास। सर इसे याद रखने की ट्रिक बता दीजिए, ये ABCD मिक्स हो जाता है। LRCPHC लाइवलीहुड A रोटी, रिसोर्सेज B संसाधन, कॉन्सेंट्रेशन C जमाखोरी नहीं, पे D वेतन, हेल्थ E सेहत, चिल्ड्रन F बच्चे। लाइफ में रिसोर्सेज कलेक्ट करके कॉन्सेंट्रेट मत करो, पे लो, हेल्थ बनाओ और चिल्ड्रन का ध्यान रखो। ये बढ़िया है, लाइफ में रिसोर्सेज याद रहेगा। अब एक प्रश्न देखो, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? A मौलिक अधिकार, B राज्य के नीति निदेशक तत्व, C मौलिक कर्तव्य, D आर्थिक अधिकार। ये 39D है, तो B राज्य के नीति निदेशक तत्व। गुड आराध्या, अब आ गया वो आर्टिकल जिसके लिए तुम सुबह से परेशान हो, तुम्हारी कहानी का हीरो, आर्टिकल 39A। 39A ये 39 का हिस्सा नहीं है? नहीं, जहां भी कैपिटल लेटर देखो समझ जाओ ये अमेंडमेंट से आया है। इसे 42nd अमेंडमेंट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। ये आर्टिकल कहता है, 1 राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था ऐसी हो कि सबको समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी के आधार पर न्याय मिले। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई नागरिक गरीबी या किसी अन्य कमजोरी के कारण वकील नहीं कर सकता तो राज्य उसे निःशुल्क विधिक सहायता देगा। मतलब रामदीन काका को वकील मिलना सरकार की दया नहीं, बल्कि संविधान का निर्देश है। बिल्कुल, और इसी आर्टिकल को लागू करने के लिए सरकार ने नालसा एक्ट 1987 नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया। आज जो तुम लोक अदालतें देखती हो वो इसी 39A की देन है। स्टूडेंट्स इसे 39 में ही मान लेते हैं, याद रखना ये 39A है, अलग आर्टिकल है। अब नेक्स्ट प्रश्न, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? A 42nd अमेंडमेंट, B 42 अमेंडमेंट, C 86th अमेंडमेंट, D 97th अमेंडमेंट। B 42 अमेंडमेंट 1976। सर अब मुझे लग रहा है कि मैं रामदीन काका के लिए एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकती हूँ नालसा का हवाला देकर। यही तो पावर है नॉलेज की। लेकिन अभी रुको, सफर लंबा है। तुम्हें इन आर्टिकल्स की इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि नींद में भी कोई पूछे तो सही जवाब निकले। और प्रैक्टिस के लिए आराध्या, तुम ये सारे आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स इतनी आसानी से कैसे याद रख पा रही हो? 39A 42 अमेंडमेंट, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। सर सच बताऊं तो पहले मुझे भी सब मिक्स हो जाता था। फिर मैंने टेस्टक्यू ऐप डाउनलोड किया। वहाँ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है ना, उसमें पॉलिटी के सेक्शन में DPSP के ऐसे प्रश्न डिजाइन किए गए हैं कि एक बार टेस्ट देते ही सब याद हो जाता है।
और सर सबसे बड़ी बात, टेस्ट क्यू ऐप पर जो वन लाइनर पीडीएफ है वो तो रामबाण औषधि है। उसमें लिखा था कि 39A कब जुड़ा और मैंने बस एक बार पढ़ा और दिमाग में छप गया। आरपीएससी और आरएसएसबी के पिछले एग्जाम्स में 90% से ज्यादा प्रश्न उसी ऐप के कंटेंट से आए थे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने खुद उस ऐप का कंटेंट चेक किया है। देखो स्टूडेंट्स, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में प्रैक्टिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट क्यू ऐप पर रोज़ फ्री क्विज भी होती है, ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। अगर आप सच में सीरियस हैं तो क्लास के बाद प्ले स्टोर पर जाना और टेस्ट क्यू डाउनलोड ज़रूर करना। वहाँ से वन लाइनर पीडीएफ लेकर रट डालना, एग्जाम में सवाल बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। हाँ दोस्तों, और वो भी बहुत कम कीमत में, लगभग एक चॉकलेट की कीमत में पूरा खजाना मिल रहा है वहाँ। अब शहर से निकलो और गांव की तरफ चलो। गांधी जी का सपना, आर्टिकल 40, ये राज्य को निर्देश देता है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करे और उन्हें इतनी शक्तियां और अधिकार दे कि वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। लेकिन सर, पंचायतें तो अब संवैधानिक हो गई है ना? सही कहा, 1992 तक ये सिर्फ आर्टिकल 40 में एक सपना था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट 1992 ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब आर्टिकल 40 वो बीज था जो बाद में 73rd अमेंडमेंट बनकर वटवृक्ष बना। कीवर्ड याद रखना, विलेज पंचायत्स, ग्राम पंचायत, गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत। आर्टिकल 40 यानी 40 और 0, 0 से ओ, ओपिनियन यानी गांव के लोगों का ओपिनियन यानी पंचायत, या 40 एली बाबा और 40 चोर नहीं, यहाँ 40 पंच है। अब एक प्रश्न देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है और पंचायतों के गठन की बात करता है? ए आर्टिकल 40, बी आर्टिकल 41, सी आर्टिकल 42, डी आर्टिकल 43। ए आर्टिकल 40, ये तो ऑल टाइम फेवरेट सवाल है आयोग का। अब मान लो कोई व्यक्ति बूढ़ा है, बीमार है या बेरोजगार है, क्या राज्य उसे ऐसे ही छोड़ देगा? आर्टिकल 41 कहता है नहीं, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर ये प्रयास करेगा कि नागरिकों को काम मिले, शिक्षा मिले, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता की स्थिति में लोक सहायता मिले। सर, जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है या विकलांग पेंशन मिलती है वो इसी आर्टिकल से आती है? बिल्कुल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इसका क्लासिक उदाहरण है। कीवर्ड्स, वर्क यानी काम, एजुकेशन यानी शिक्षा, पब्लिक असिस्टेंस यानी लोक सहायता। निमोनिक 41, 4 और 1, 4 for 1, सरकार हर एक बेसहारा की मदद करेगी। अब एक और प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व बुढ़ापे और निशक्तता में आर्थिक सहायता से संबंधित है? ए आर्टिकल 42, बी आर्टिकल 41, सी आर्टिकल 40, डी आर्टिकल 39। आर्टिकल 41 सही है ना सर? बिल्कुल, आर्टिकल 41 में काम तो मिल गया, लेकिन काम कैसा हो? ऐसा तो नहीं कि जानवरों की तरह काम कराया जाए। आर्टिकल 42 दो चीजें सुनिश्चित करता है। पहला, काम की दशाएं यानी कंडीशंस ऑफ वर्क न्याय संगत और मानवोचित यानी ह्यूमेन होनी चाहिए। एसी नहीं तो कम से कम पंखा और पीने का पानी तो हो। दूसरा, प्रसूति सहायता यानी मैटर्निटी रिलीफ, महिलाओं को प्रेगनेंसी और डिलीवरी के समय छुट्टी और सहायता मिले। सर, जो मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 है या अभी जो 26 हफ्ते की पेड लीव मिलती है वो यहीं से है? बिल्कुल, सोचो अगर ये आर्टिकल ना होता तो शायद प्राइवेट कंपनियां गर्भवती महिलाओं को नौकरी से निकाल देती। ये आर्टिकल महिलाओं के अधिकारों का रक्षक है। कीवर्ड्स याद रखो, ह्यूमेन कंडीशंस यानी मानवोचित दशाएं, मटर्निटी रिलीफ यानी प्रसूति सहायता। 42 यानी 4-2 फॉर 2, प्रसूति सहायता 2 लोगों के लिए होती है, माँ और बच्चा। फॉर 2 इज इक्वल्स टू आर्टिकल 42। एक प्रश्न देखो, महिलाओं को प्रसूति अवकाश यानी मटर्निटी लीव देने का आधार कौन सा अनुच्छेद है? ए आर्टिकल 41, बी आर्टिकल 42, सी आर्टिकल 43, डी आर्टिकल 44। 4-2 यानी बी आर्टिकल 42। अब काम मिल गया 41, काम की जगह अच्छी हो गई 42। अब बात करते हैं पैसों की यानी वेजेस। आर्टिकल 33 कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि सभी मजदूरों, कृषि, उद्योग आदि को निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज मिले। इतना पैसा कि सिर्फ पेट न भरे बल्कि कपड़ा, मकान और थोड़ी बहुत इज्जत की जिंदगी जी सके। काम के घंटे सीमित हों और अवकाश मिले। और खास तौर पर कुटीर उद्योगों को यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को गांवों में बढ़ावा मिले। कुटीर उद्योग मतलब खादी, हथकरघा, ये तो फिर से गांधीवादी विचारधारा आ गई। हाँ,
आर्टिकल 40 के बाद 43 भी पूरी तरह गांधीवादी है। सिंपल मीनिंग, न्यूनतम मजदूरी अलग है, यहाँ लिविंग वेज यानी जीवन निर्वाह मजदूरी की बात है जो उससे बेहतर होती है। निमोनिक देखो, 43 तो 4+3 = 7। हफ्ते के 7 दिन काम नहीं करना, छुट्टी चाहिए और अच्छी सैलरी चाहिए। और 43 में सी आता है, कॉटेज इंडस्ट्री। यह भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से जुड़ा। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि मजदूर सिर्फ मशीन न बने बल्कि फैक्ट्री के फैसलों में भी हिस्सेदार बने। ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मतलब ट्रेड यूनियंस का रोल? एक तरह से हाँ, वर्कर्स कमेटी बनाना। कीवर्ड देखो, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट यानी प्रबंधन में भागीदारी। ट्रिक 43A, ए फॉर एसोसिएट, वर्कर को मैनेजर का एसोसिएट बना दो। ये सबसे नया है, इसे 97th अमेंडमेंट 2011 द्वारा जोड़ा गया। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देगा। जैसे अमूल दूध? बिल्कुल सही, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। फैक्ट, ये 97th अमेंडमेंट से आया। 43B, बी फॉर बिजनेस टुगेदर यानी कोऑपरेटिव। चलो एक क्विक सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है? ए आर्टिकल 43, बी आर्टिकल 43A, सी आर्टिकल 43B, डी आर्टिकल 42। भागीदारी यानी एसोसिएट, तो बी आर्टिकल 43A। सर अब तो हम 44 पर आ गए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसका मतलब क्या है? क्या सबको एक ही धर्म मानना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यूसीसी का मतलब है शादी, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार के नियम सभी धर्मों के लिए एक समान हों। अभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के पर्सनल लॉ अलग अलग हैं। ये आर्टिकल क्रिमिनल लॉ की बात नहीं करता, वो तो पहले से समान है। ये सिर्फ सिविल यानी पारिवारिक कानूनों की बात करता है। अच्छा, मतलब कानून एक, चाहे धर्म कोई भी हो। पॉलिसी एग्जाम्पल, अभी सिर्फ गोवा में यूसीसी लागू है, हाल ही में उत्तराखंड ने भी पास किया है। कीवर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। निमोनिक 44 तो 4 और 4 समान है, 4 आर इक्वल, तो कानून भी इक्वल यानी समान होने चाहिए। प्रश्न देखो, भारत के किस एकमात्र राज्य में पुर्तगाली समय से समान नागरिक संहिता लागू है? ए केरल, बी जम्मू और कश्मीर, सी गोवा, डी सिक्किम। सी गोवा। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बड़ा बदलाव हुआ था। पहले इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा की बात थी, लेकिन जब 86th अमेंडमेंट 2002 आया तो उसने 6 से 14 साल की शिक्षा को फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 21A बना दिया। तो फिर 45 खाली हो गया? नहीं, 45 में सब्जेक्ट बदल दिया गया। अब आर्टिकल 45 कहता है राज्य 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ओह, मतलब आंगनवाड़ी। बिल्कुल सही। आंगनवाड़ी सिस्टम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी ICDS इसी आर्टिकल का व्यावहारिक रूप है। यहाँ फोकस प्री स्कूल शिक्षा पर है। ट्रैप, अगर एग्जाम में पूछे कि 6 to 14 वर्ष की शिक्षा कहाँ है तो वो आर्टिकल 21A है, मूल अधिकार। अगर पूछे 0 to 6 वर्ष की देखरेख कहाँ है तो वो आर्टिकल 45 है, DPSP। एक प्रश्न देखो, 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 45 का विषय क्या है? ए 6 to 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, बी 0 to 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख और शिक्षा, सी मातृभाषा में शिक्षा, डी उच्च शिक्षा। बी 0 to 6 वर्ष के बच्चों की देखरेख और शिक्षा यानी आंगनवाड़ी। गांधी जी का एक और सपना, समाज के सबसे कमजोर तबके को ऊपर उठाना। आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य विशेष सावधानी से SC यानी शेड्यूल कास्ट्स, ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक यानी एजुकेशनल और आर्थिक यानी इकोनॉमिक हितों को बढ़ाएगा और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। सर, जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, फ्री कोचिंग मिलती है या EWS आरक्षण मिलता है, वो यहीं से है? बिल्कुल। 103rd अमेंडमेंट EWS रिजर्वेशन का आधार भी यही आर्टिकल है
और एट्रोसिटीज एक्ट SC/ST एक्ट भी इसी सामाजिक अन्याय से बचाव के निर्देश का पालन है। 46 यानी 4 और 6 छक्का मारना है गरीबी पर, या SC/ST 4 letters in SC/ST प्लस 2 words edu and eco is equals to 46। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सीधा याद रखो। SC/ST स्पेशल केयर। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य। ये आर्टिकल हेल्थ और नशाबंदी के बारे में है। इसके 3 हिस्से हैं: पोषाहार स्तर बढ़ाना यानी न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना, मिड डे मील योजना, जीवन स्तर सुधारना और लोक स्वास्थ्य सुधारना। और इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छुपी है। राज्य मादक पेय यानी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और नशीली दवाओं पर रोक लगाएगा, यानी प्रोहिबिशन, सिवाय औषधीय प्रयोजनों के। अच्छा, तो गुजरात और बिहार में जो शराबबंदी है वो आर्टिकल 47 की वजह से है। बिल्कुल सही। शराबबंदी कोई राजनैतिक स्टंट नहीं, संवैधानिक निर्देश है। कीवर्ड्स: न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर। 47 यानी 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो हमें नशे से भी आज़ादी चाहिए। आर्टिकल 47 इज इक्वल्स टू स्टॉप ड्रिंक्स यानी अल्कोहल। यहां से प्रश्न देखो, राज्य द्वारा मद्य निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ लिकर का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए. आर्टिकल 46, बी. आर्टिकल 47, सी. आर्टिकल 48, डी. आर्टिकल 49। आज़ादी 47, नशे से बी आर्टिकल 47। पानी पी लो, अब दिमाग का तापमान थोड़ा बढ़ेगा। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? Which of the following directive principles is based on Gandhian ideology? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 46। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट्स ऑफ SCs एंड STs आर्टिकल 46। नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47। सही उत्तर चुनें। ए 1 केवल, बी 2 और 3 केवल, सी 1 और 3 केवल, डी 1, 2 और 3। UCC आर्टिकल 44 गांधीवादी नहीं, उदारवादी लिबरल इंटेलेक्चुअल है। SC/ST उत्थान आर्टिकल 46 गांधीवादी है। नशाबंदी आर्टिकल 47 पक्का गांधीवादी है। तो 2 और 3 सही हैं। आंसर बी 2 और 3 केवल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ए. कृषि, बी. प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा 0 से 6 वर्ष, सी. अल्पसंख्यक, डी. न्यायपालिका। बी प्रारंभिक बचपन देखभाल 0 से 6 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड केयर 0 से 6 वर्ष। सच है या झूठ? 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया, यानी द 86th अमेंडमेंट एक्ट चेंज्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45। ट्रू, सत्य। पहले 6 से 14 था, अब 0 से 6 है। शाबाश, तुम मास्टर बनती जा रही हो। कॉन्सेप्ट वही है, पैटर्न बदलता है। अब हम खेतों की तरफ चलते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। आर्टिकल 48 2 बातें कहता है। राज्य कृषि यानी एग्रीकल्चर और पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री को आधुनिक यानी मॉडर्न और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक प्रणालियों से संगठित करेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन इसका उदाहरण है। राज्य गायों यानी काउज, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक यानी प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर लगाएगा और उनकी नस्ल सुधारने के कदम उठाएगा। ओह, तो काउ स्लॉटर बैन यानी गौ हत्या निषेध का संवैधानिक आधार आर्टिकल 48 है। हाँ, ये एक गांधीवादी और उदारवादी दोनों का मिश्रण है। विज्ञान भी है, नस्ल सुधारना, और अहिंसा भी, वध रोकना। कीवर्ड याद रखना: एग्रीकल्चर यानी कृषि, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, काउ स्लॉटर बैन यानी गौ हत्या निषेध। बेटर निमोनिक 48 48 अड़ जाना, गाय को बचाने के लिए। सर, सरिस्का में आग लगी है, न्यूज़ आ रही है। यही है हमारा अगला आर्टिकल 48A। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया। ये कहता है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेगा और वन यानी फॉरेस्ट्स तथा वन्य जीवों यानी वाइल्ड लाइफ की रक्षा करेगा। सर, ये 48 से अलग कैसे है मान सर? 48 खेती और पालतू जानवरों के लिए है, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। 48A जंगल और जंगली जानवरों यानी शेर, चीता और पर्यावरण
यानी इन्वायरमेंट के लिए है। समझ गई। रियल लाइफ में देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसी को लागू करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसी दिशा में काम करता है। कीवर्ड एनवायरनमेंट, वन और वन्यजीव। 48A, ए फॉर एटमॉस्फेयर यानी एनवायरमेंट या जंगल। नेक्स्ट प्रश्न बताओ, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन और वन्यजीवों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए आर्टिकल 48, बी आर्टिकल 48A, सी आर्टिकल 49, डी आर्टिकल 51A। बी आर्टिकल 48A, ए फॉर एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट। आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जयपुर में रहते हैं तो हवा महल, आमेर किला देखते हैं। इनकी रक्षा कौन करता है? आर्टिकल 49, ये राज्य का दायित्व है कि वो उन स्मारकों यानी मॉन्यूमेंट्स, स्थानों यानी प्लेसेस या वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट्स की रक्षा करे जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है। उन्हें विरूपण, विनाश या निर्यात से बचाए। मतलब आई लव यू लिखकर दीवारों को गंदा करने वालों को रोकना सरकार का काम है। बिल्कुल, और हमारा मौलिक कर्तव्य भी, आर्टिकल 51A। लेकिन यहाँ 49 में ये सरकार यानी स्टेट की ड्यूटी है। कीवर्ड याद रखना, मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक, हेरिटेज यानी धरोहर। 49, 49, ऊंचा, ऊंचा। हमारे स्मारक यानी ताजमहल, कुतुब मीनार ऊंचे हैं, उनकी रक्षा करो। अब वापस कोर्ट रूम में देखो, जज साहब बैठे हैं और सरकारी वकील खड़ा है। क्या हो अगर सरकारी वकील ही जज बन जाए या कलेक्टर यानी IAS ही सजा सुनाने लगे? तो अन्याय हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 50 कहता है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। मतलब जज और कलेक्टर का काम अलग अलग होना चाहिए। सिंपल मीनिंग, न्यायाधीशों को मंत्रियों या अधिकारियों से स्वतंत्र होना चाहिए। जजेस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स। एग्जाम्पल, CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 1973 में बदलाव करके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर अलग अलग कर दी गई थी। 1973 में बदलाव करके न्यायिक मैजिस्ट्रेट और कार्यकारी मैजिस्ट्रेट की शक्तियां अलग अलग कर दी गई थीं। मिनोमिक 50-50-50, पावर को आधा आधा बांट दो, कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग, 50-50। एक और प्रश्न का आंसर करो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का निर्देश किस अनुच्छेद में है? ए आर्टिकल 50, बी आर्टिकल 51, सी आर्टिकल 49, डी आर्टिकल 48। आर्टिकल 50, 50-50। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, भारत सिर्फ अपनी नहीं पूरी दुनिया की सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम। आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य प्रयास करेगा, ए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे, बी राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखे, सी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करे, डी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन द्वारा निपटाए, लड़ाई से नहीं। मतलब भारत की विदेश नीति का आधार आर्टिकल 51 है। 100% सही। गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट, पंचशील सिद्धांत यानी पंचशील प्रिंसिपल्स, संयुक्त राष्ट्र यानी UN का समर्थन, सब आर्टिकल 51 की भावना है। कीवर्ड याद रखना, इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति, फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति। 51 शुभ शगुन, 51 रुपए का लिफाफा, हम दुनिया को शांति का शगुन देते हैं। एक और सवाल का आंसर करो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए आर्टिकल 50, बी आर्टिकल 51, सी आर्टिकल 61, डी आर्टिकल 52। बी आर्टिकल 51। आखिरी स्विच आराध्या, फिनिशिंग टच। निम्नलिखित में से कौन राज्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करने और सुधार करने का कर्तव्य बनाता है? Which of the following creates a duty for the state to protect and improve the environment? A. Article 48, B. Article 48A, C. Article 51A/G, D. Both B and C. सवाल स्टेट की ड्यूटी पूछ रहा है। 48A स्टेट के लिए है, 51A/G नागरिक का कर्तव्य है। तो सही उत्तर बी आर्टिकल 48A होगा। अगर पूछता संविधान में कहा है तो दोनों होते, लेकिन यहाँ स्टेट स्पेसिफिक है। नेक्स्ट मिलान करें। ए आर्टिकल 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति, बी आर्टिकल 51 न्यायपालिका का पृथक्करण, सी आर्टिकल 49 स्मारकों का संरक्षण। ए का 2 50-50, बी का 1 शगुन या पीस, सी का 3 मॉन्यूमेंट्स। कॉन्सेप्ट वही है,
पैटर्न बदलता है। तुम जीत गई आराध्या। सर, अब मुझे समझ आ गया। मैं जज साहब के सामने सिर्फ रोंगी गरी, बल्कि आर्टिकल 39A और आर्टिकल 21 को जोड़कर बहस करूंगी। हुसैन आरा खातून केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री लीगल एड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हिस्सा है, जिसे 39A के साथ पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही। डीपीएसपी भले ही लागू ना हो, नॉन जस्टिसिएबल, लेकिन जब उन्हें फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो वो जज का हाथ और कानून की ताकत बन जाते हैं। मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने कहा था, संविधान का संतुलन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के रथ के 2 पहियों पर टिका है। तुम आज उसी संतुलन का इस्तेमाल करोगी। थैंक यू मान सर, आपने न सिर्फ मेरा एग्जाम का टॉपिक क्लियर